हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स? आखिरकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए हैं? अब तक एट प्रेजेंट कितने हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो 2025 तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अच्छा, तो हमें ये पता है, देखो अब तक हम लोगों ने समझा कि हमें तो स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है ना। रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे अलग अलग केसेस में। तो इन सब के बावजूद भी हमारा जो इतना पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल मेथड है, लेकिन इतने मुश्किल मेथड होने के बावजूद भी जो हमने अमेंडमेंट्स कर दिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये हमने आखिरकार क्यों किए, इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए एंड इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यही सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें 26 ऑफ जनवरी 2025 तक, ठीक है, 26 ऑफ जनवरी 2025 तक, तो कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 75 ईयर्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए, 75 साल में ही हमने कितने अमेंडमेंट कर दिए? 106 अमेंडमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ग्राफ्स के माध्यम से समझेंगे कि ये ग्राफ क्या बता रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में 2 ग्राफ दिए हुए हैं और ये ग्राफ अमेंडमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है वो बता रहा है अमेंडमेंट्स पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में कितने अमेंडमेंट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए। जैसे 51 से 60 का जो डिकेड था उसमें कितने हुए? लगभग 8 के आसपास हुए। 61 से 70 के बीच में 15, फिर उसके बाद 71 से 80 के बीच में लगभग 22। सिमिलरली 81 से 90 के बीच में भी 22 हुए हैं। 91 से 100 के बीच में लगभग 16 हुए हैं। 2001 से लेकर के 2010 के बीच में लगभग लगभग आप बोल सकते हो 12 या 13 के आसपास हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा ग्राफ है वो क्या बता रहा है? अमेंडमेंट्स पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में कितने अमेंडमेंट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए। एंड अगर हम एनालाइज करेंगे कि 71 से 80 एंड 81 से 90 वाला जो डिकेड रहा है ना हम लोगों का, ये जो 2 अलग अलग डिकेड रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हमारे यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, दोनों में 22 के आसपास हुए हैं। ओके, इतना एनालाइज कर लिया इस पर्टिकुलर ग्राफ को। सेकेंड ग्राफ क्या बता रहा है? ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट्स, यानी कि हर 10 अमेंडमेंट को करने में कितना साल लग गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट 10 अमेंडमेंट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए उसको करने में हमें 11 ईयर्स लगे। सेकेंड नेक्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को करने में हमें कितने लग गए? लगभग 5 ईयर्स लग गए। इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि हर 10 अमेंडमेंट को करने में लगभग हमें कितने साल लग गए। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? ग्राफ दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? अब हमें थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें एनालाइज करनी है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ हमें क्या बता रहा है? एक चीज़ बता रहा है, 10 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस बिटवीन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 ईयर्स बिटवीन 1974 एंड 1976। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि 1974 से 76 के बीच में कितने हो गए? इन 3 साल के बीच में ही, इन 3 साल में ही 10 अमेंडमेंट हो गए। ठीक है, 10 अमेंडमेंट्स विद इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कि भाई 3 साल में ही 10 अमेंडमेंट हो रहे हैं। अच्छा, पहला चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यही सेम टू सेम चीज़ 2001 से 2003 के बीच में भी हुई। इन जस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम 2001 टू 2003 10 अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस। ठीक है, तो सेकेंड ग्राफ जो है ना वो इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। ये वाला जो फर्स्ट केस है वो 1974 से 1976 वाला जो डेकेड है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे 71 से 80, तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 76 से लेकर के 19 कौन सा ईयर था एग्जैक्टली, एक सेकेंड, 1974 से 76 है ना। तो 1974 से 76 के बीच में लगभग 3 साल के अंदर ही हमने क्या कर दिए? हमने 10 अमेंडमेंट कर दिए। सिमिलरली 2001 से लेकर के 2003 के बीच में भी हमने क्या कर दिए? विद इन 3 ईयर्स हमने 10 अमेंडमेंट्स कर दिए, विच इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, तो अब हम इसको एनालाइज करें तो दोनों की जो कंडीशन है ना, जो दोनों सालों की जो कंडीशन है, ये फर्स्ट सेट ऑफ ईयर्स एंड सेकेंड सेट ऑफ ईयर्स में जो कंडीशन है ना वो अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि जो हमारा 74 से 76 वाला जो डिकेड था, डिकेड नहीं मतलब ये जो 3 ईयर्स थे हमारे, 74 75 76, ये जो जो फर्स्ट पीरियड जो था ना, इट वाज द पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही थी? कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। सो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में, लगभग 352 सीट्स थी लोकसभा में, एंड बहुत सारी स्टेट असेंबलीज में भी कांग्रेस की ही क्या थी? सरकार थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें, इसको अगर हम इसका मतलब समझें कि बिकॉज कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, किसमें? सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट काफ़ी सारे स्टेट में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है, इसीलिए बिकॉज मेजोरिटी के बलबूते पर स्पेशल मेजोरिटी आसानी से लेकर आ जाती होगी कांग्रेस, एंड साथ ही साथ में रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स भी मिल जाता होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज में कांग्रेस की ही सरकार है। समझ रहे हो? तो ये हम लोगों ने 74 से 76 वाले में जो मेजोरिटी की पावर थी वो हम लोगों ने देखी, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तभी ज़्यादा अमेंडमेंट होते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज सेकेंड जो हमारा पीरियड है 2001 से 2003 वाला, ये जो पीरियड है ये कोलिशन पॉलिटिक्स वाला एरा है। इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ पर भी मेजोरिटी रही जैसी कांग्रेस के पास थी, नहीं, यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स थी, पहली चीज़ तो ये। तो कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या था? कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? एक तरीके से मेजोरिटी की कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी नहीं होती है, कोलिशन है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इट वाज आल्सो अ पीरियड व्हेन डिफरेंट पार्टीज वर इन पावर इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इस वाले पीरियड में क्या हो रहा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार थी। इट वाज नॉट दैट कि सेंटर में, क्योंकि देखो 2001 से 2003 के बीच में बीजेपी थी, बीजेपी के साथ में उसका पूरा अलग अलग अलायंस पार्टीज थी, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट्स लेवल पर बात करें तो स्टेट्स लेवल में बहुत सारे अलग अलग अपोजिशन पार्टीज स्टेट्स में थी। इट वॉज नॉट दैट कि 74-76 जैसा है कि सेंटर में भी एक तरीके से बीजेपी है एंड बहुत सारी स्टेट असेंबलीज में भी बीजेपी है, इसी की वजह से वो इतने सारे अमेंडमेंट्स कर पाए, 10 अमेंडमेंट्स विद इन 3 ईयर्स। जस्ट बिकॉज कांग्रेस भी ऐसा कर पाई थी क्योंकि उसके पास तो मेजोरिटी थी, लेकिन इनके पास तो मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पर तो कोलिशन पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट द इंसिडेंस ऑफ द अमेंडमेंट्स इज नॉट डिपेंडेंट मेयरली अपॉन द नेचर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, अमेंडमेंट्स केवल और केवल मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी होगी सेंटर में भी, स्टेट में भी आपकी सरकार होगी बहुत सारी स्टेट असेंबलीज में, तभी आप जो है जल्दी जल्दी अमेंडमेंट लेकर आओगे और विद इन 3 ईयर्स आप बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आ जाओगे, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, केवल मेजोरिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ऑफकोर्स मेजोरिटी की मदद से आप लेकर आ सकते हो, रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी है तो वो लेकर आ सकती है अमेंडमेंट, बट हमने जब सेकेंड इंसिडेंट देखा, सेकेंड पीरियड में देखा, तो हमने ये अंडरस्टैंड करा कि कोलिशन पॉलिटिक्स में भी डिस्पाइट दैट फैक्ट इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी नहीं है, तब भी वो आराम से विद इन 3 ईयर्स 10 अमेंडमेंट्स लेकर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि जब पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, जब पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे उसके पास मेजोरिटी हो चाहे ना हो, ठीक है, उसको साथ साथ में कुछ अपोजिशन पार्टीज़ का भी जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो भले ही उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी क्यों ना हो, तब भी वो अपोजिशन का सपोर्ट लेकर के, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस गेन कर करके क्या कर सकती है, पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकती है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और वो अमेंडमेंट्स कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि एक तरफ है कि जब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तो वो कर सकती है, बट हमने यहाँ पर ये चीज़ें समझी कि इट इज़ नॉट दैट कि इंडिया में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो केवल मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी पर ही डिपेंड करते हैं, नहीं, वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस पर, कि अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकल कंसेंसस बना पा रही है, कुछ अपोजिशन पार्टीज़ का सपोर्ट ले पा रही है, तो फिर बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ में भी वो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी, तो ये हम लोगों ने एनालाइज करा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि इतने सारे अमेंडमेंट्स होने की वजह से ना कभी कभी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि हमें लगभग 75 ईयर्स एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए 75 ईयर्स ही हुए हैं, बट हमने अमेंडमेंट कितने कर दिए, काफ़ी ज़्यादा कर दिए, 106, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट हम लोगों ने कर दिए हैं, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को देखें दैट बारिंग द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी डिकेड हैज़ विटनेस अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डेकेड को छोड़ दें, ठीक है, फर्स्ट डेकेड को यानी कि 1950 ऑनवर्ड से लेकर के 1960 को छोड़ दे, उसके बाद धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे डिकेड्स चेंज होते गए तो हमने हर डिकेड में लगभग काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हमने देखे, यानी कि अमेंडमेंट्स इंक्रीज़ होने चालू हुए, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अमेंडमेंट्स की संख्या इंक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पार्टी इन पावर, अमेंडमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पॉलिटिक्स का नेचर क्या है या कौन सी पार्टी पावर में है, ठीक है, कांग्रेस है कि बीजेपी है, मेजोरिटी वाली है या कोलिशन वाली है, इसके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट हमने क्या किया है, अमेंडमेंट्स किए हैं, समय समय पर अमेंडमेंट्स किए हैं। क्यों? बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, ठीक है। क्यों किए गए हैं? क्योंकि जब जब ज़रूरत लगी तो फिर भले ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसने क्या किया है, उसने पॉलिटिकल कंसेंसस पार्टीज़ का, अलग अलग पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस लेकर के वो कंसेंसस किए हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर मतलब कंसेंसस लेकर के अमेंडमेंट्स किए गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सिंपल सी बात है
कि भले ही हम क्रिटिसाइज़ कर लें कि इतने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो इतने सारे अमेंडमेंट्स होना गलत बात नहीं है, ठीक है? अमेंडमेंट्स कर दिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया हो, ठीक है? इट इज़ नॉट दैट, ठीक है? तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स क्यों किए गए हैं? बिकॉज़ जब जब ज़रूरत लगी है तब तब हमने अमेंडमेंट्स करे हैं, ठीक है? अब कितने टाइप के अमेंडमेंट हम लोगों ने करे, नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स को हम समझेंगे कि क्या नेचर रहा है हमारे हर पर्टिकुलर अमेंडमेंट का, उसको हम लोग वहाँ पर समझेंगे, और वो समझेंगे हम लोग कब? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक से पहले हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं कि इतने सारे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, was this because of the inadequacies of the original constitution, or is it that कि constitution was too flexible? क्या इतने सारे अमेंडमेंट्स इसीलिए हुए क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी inadequacies थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर थी और बहुत सारी कमियां थी, क्या इसकी वजह से हुए, या फिर इसकी वजह से हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसलिए फ्रीक्वेंट चेंजेस कर दिए गए, ठीक है? तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कब लेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसमें बेसिकली हमने समझा कि ठीक है भाई इतने अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन अमेंडमेंट्स के पीछे का रीज़न यही नहीं है कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज़ हैविंग मेजॉरिटी तभी वो अमेंडमेंट्स कर पाती है। हमने ये देखा कि कोलिशन पॉलिटिक्स में भी, जब कोलिशन पॉलिटिक्स होती है तब भी क्या होता है, पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये एनालाइज कर लिया। अच्छा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।